वेलकम टू stenojunction.com। नमस्कार दोस्तों। स्टेनोग्राफर 2024 एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप में से काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसी के बारे में आज बात करेंगे। इनमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि 26 जुलाई 2024 से 17 अगस्त 2024 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। एसएससी की जो ऑनलाइन साइट है ssc.gov.in, उसी पर ऑनलाइन होंगे। किसी ने अगर मान लीजिए 17 को फॉर्म भरा लास्ट डेट पे, वैसे तो ऐसा करना ही नहीं है। पहले से ही आप फॉर्म भरते, लास्ट मिनट में सर्वर में काफ़ी दिक्कतें आती है। पिछले साल भी हमने देखा था। तो लास्ट मिनट का इंतज़ार ना करें और पहले ही कर लें। अगर किसी भाई का 17 तक मान लो जो ऑनलाइन फॉर्म भर गया है और पेमेंट में कोई दिक्कत है, तो पेमेंट 18 तारीख तक भी जमा हो सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17, पेमेंट जमा कराने की लास्ट डेट है 18 तारीख रात को 11 बजे तक। ठीक है। एग्ज़ाम का जो इन्होंने डेट दिया है, टेंटेटिव जो टाइम दिया है, वो अक्टूबर नवंबर है। सोर्सेस से जो पता चल रहा है, और फेस्टिव सीज़न भी है। अक्टूबर एंड से, अक्टूबर मिड से फेस्टिव सीज़न चालू हो जाएगा। फिर दिवाली है नवंबर फर्स्ट वीक में। तो उस हिसाब से ये लग रहा है कि नवंबर में ही होगा, और आई गेस नवंबर सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। टोटल वैकेंसीज़ की जो बात है, अभी फ़िलहाल 2006 वैकेंसीज़ डिक्लेयर की है। लेकिन हमने पहले भी देखा है कि इसमें से लगभग बढ़ ही जाते हैं। तो हो सकता है 10, 15, 20 पद इसमें और बढ़ जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए 2006 पदों के लिए ये अप्रॉक्सीमेटली ये वैकेंसी निकाली गई है। एज वाइज क्राइटेरिया की अगर अपन बात कर लें, तो ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल कैंडिडेट की एज 18 से 30 साल जनरल कैंडिडेट की होनी चाहिए। इसका मतलब है 1 अगस्त 2024 को उसकी एज लगभग 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। उसकी ही शुड नॉट बी बॉर्न, यानी 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2006 के बीच में ही उसका जन्म होना चाहिए। 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2006 के बीच में जन्म होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए। ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए है 18 से 27 साल, और उसका मतलब है कि 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच में जन्म होना चाहिए। 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के लिए। क्या हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अगर आप ये एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन मैच कर रहे हैं तो आप दोनों के लिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेड डी में 27 साल तक का व्यक्ति भर सकता है, ग्रेड सी में 30 साल तक का व्यक्ति भर सकता है। और SC ST को 5 साल की जैसे छूट मिलती ही है। OBC को 3 साल की छूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई अगर काम करता है, 3 साल से ऊपर अगर उसने काम किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट पे, तो वो 40 साल की एज तक भी, खुद की एज 40 साल की एज तक भी अप्लाई कर सकता है। SC ST कोई भाई है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, तो 45 साल की एज तक इसमें अप्लाई कर सकता है। जिनकी एज 45 साल तक की है 1 अगस्त 2024 को, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 2024 को 40 या 45 जो भी बता रहे हैं, ये कट ऑफ डेट है। इसके बाद में अगर, या इससे पहले ही हो गया, मान लो 25 जुलाई 2024 को ही अगर 45 साल के हो गए, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन 12th पास ही है दोनों की, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की क्वालिफिकेशन 12वीं क्लास, जो कि हाई सेकेंडरी कहते हैं अपन, है ना, वही है दोनों के लिए। इसके अलावा स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब दोनों में से एक में एग्ज़ाम होता है। दोनों में किस तरह का स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन। फीस है, बहुत ही कम फीस है, 100 रुपये की फ़ीस है। और उसमें भी विमेन कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले जो भाई है, ये भाई बहनें हैं, उनको ये फ़ीस 100 रुपये भी नहीं देनी है। और जैसा कि मैंने कहा,
फीस आप 18 तारीख तक जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप 17 तक भर सकते हैं और फीस अगर किसी की बाकी रह गई तो वो 18 तारीख 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से इसका एग्ज़ाम होगा। जो रिटर्न पेपर है उसमें किस तरह के टॉपिक्स आएंगे और क्या होगा, क्या उनका सिलेबस रहेगा। देखिए, अक्टूबर नवंबर जो टेंटेटिव टाइम दिया है जब एग्ज़ाम होगा वो रिटर्न पेपर का है। रिटर्न पेपर उस समय होने का एक्सपेक्टेड है। रिटर्न पेपर में 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये जो पेपर है इसमें 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जो पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस का, जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं हम, वो भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी 1 मार्क का होगा। और जो तीसरा पार्ट है वो आपका इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। उसमें 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के होंगे, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। जिन लोगों को स्क्राइब मिलता है, अब स्क्राइब क्या होता है कि किसी बंदा फिजिकल डिसेबल है, क्या किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट आ गई, तो वो अपने साथ किसी और व्यक्ति को ले जा सकता है जिसको वो बोलेगा और वो उसके साथ मतलब क्वेश्चन वगैरह मार्क करेगा, उसकी जगह वो लिखेगा। तो जब स्क्राइब अगर मिलता है ना तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे एग्जाम के लिए। 2 घंटे 40 मिनट उनको मिलेंगे और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन। तो स्पीड तो आपको रखनी ही है, अभी दिमाग में रखिए। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 मार्क्स हर गलत क्वेश्चन के लिए आपके कटेंगे। जिनको छोड़ते हैं उनके लिए नहीं कटेंगे। जो अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और गलत है आपका आंसर, नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें 0.25 मार्क की, यानी 4 अगर आपने गलत आंसर कर दिए तो आपका टोटल जो भी आपने अचीव किया है उसमें से 1 मार्क कम हो जाएगा। 3 किए तो 0.67 हो गया, 2 किया तो आपका 0.5 यानी हाफ मार्क कम हो जाएगा। अच्छा, आप सभी को पता ही है कि जो ये रिटन पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो जनरल है, अनरिजर्व्ड हैं, उनको 30% मार्क्स अचीव करने होते हैं, यानी 200 मार्क्स में से 60 मार्क्स। जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनको 25% मार्क्स करने होते हैं, यानी कि 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन सही करने होते हैं नेगेटिव हटा के। और जो दूसरी कैटेगरीज के भाई बंधु हैं उनको 20% मार्क्स अचीव करने होते हैं, यानी 40 क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए नेगेटिव को निकाल के। और इनमें से इनको अगर आप अचीव कर लेते हैं तो सभी को स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है, स्किल टेस्ट है, उसमें बैठने का आपको मौका मिलता है। अब स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम कैसे होगा उसको भी एक बार अपन समझ लेते हैं। अब स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, है ना। मतलब दोनों में से एक में, या तो इंग्लिश का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या हिंदी का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप ग्रुप सी का भी कर सकते हैं, ग्रुप डी का भी कर सकते हैं, दोनों का भी कर सकते हैं। एक में आप हिंदी का कर सकते हैं, दूसरे में इंग्लिश का भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम ग्रुप डी की बात करें, ग्रेड डी की बात करें, अगर आप इंग्लिश में स्टेनोग्राफर हैं, स्किल इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 10 मिनट, देखो 10 मिनट की टाइपिंग करनी होगी एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट पे, 80 वर्ड्स पर मिनट पे आपकी डिक्टेशन बोली जाएगी। 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, यानी कि 800 वर्ड्स होंगे टोटल। और उन 800 वर्ड्स को आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए, उनका ट्रांसलेट जिसको आप बोलते हैं वैसे ट्रांसक्राइब होता है, उसको करने के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। 50 मिनट में आपको 10 मिनट तो हो गया डिक्टेशन, उसके बाद में 50 मिनट मिलेंगे आपको उसको टाइप करने के लिए। जैसा पहले बताया, अगर स्क्राइब का यूज़ करते हैं, यानी किसी और बंदे को साथ में ले जाते हो टाइपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि आपको कोई चोट आई हुई है या आपकी कोई डिसेबिलिटी है, तो आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 70 मिनट्स मिलेंगे। वापस से, अगर ग्रेड डी इंग्लिश का अटेम्प्ट कर रहे हैं आप स्टेनोग्राफी टेस्ट, तो 50 मिनट मिलेंगे आपको 800 वर्ड्स को टाइप करने के लिए, है ना। और चाहे कोई सा भी ग्रेड हो या कोई सा भी मीडियम हो, हिंदी या इंग्लिश, सभी के लिए जो डिक्टेशन होगी वो 10 मिनट की ही होगी। अब ग्रुप डी में ही अगर हिंदी का आप अटेम्प्ट कर रहे हो
तो आपको 15 मिनट ज़्यादा मिलेंगे, यानी 65 मिनट्स मिलेंगे। 65 मिनट मिलेंगे आपको 800 शब्दों को टाइप करने के लिए, ट्रांसक्राइब करने के लिए। और अगर आप स्क्राइब यूज़ करते हैं तो 90 मिनट्स मिलेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी अगर आप इंग्लिश में करते हो तो 40 मिनट्स मिलेंगे। कितने मिनट्स? 40 मिनट्स। और स्क्राइब के साथ 55 मिनट्स। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी अगर आप हिंदी में करते हो तो 55 मिनट्स मिलेंगे और 75 मिनट्स मिलेंगे अगर आप स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं। यानी स्क्राइब वापस बता देता हूँ, अगर आप कोई और बंदा साथ में लेके जाते हो क्योंकि आप टाइप नहीं कर पा रहे हो किसी चोट या किसी डिसेबिलिटी की वजह से, तो एक बंदा साथ में ले जा सकते हो और ऐसा करते हो तो आप उसको बताओगे, फिर वो टाइप करेगा तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस समय आपको सभी कैटेगरी में 15-15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसमें एक बात और समझ लो कि 10 मिनट की ही डिक्टेशन होगी, चाहे हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, चाहे ग्रेड सी की हो या ग्रेड डी की हो। अब जब ग्रेड डी में होगी तो 80 वर्ड्स पर मिनट पे होगी, तो यानी 800 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं और टाइम आपको हिंदी में 65 और इंग्लिश में 50 मिनट मिलते हैं। ग्रेड सी है उसमें 100 वर्ड्स पर मिनट से होते हैं, यानी कि आपको 10 मिनट में 1000 वर्ड्स लिखने हैं और टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 55 मिनट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेड सी में थोड़ा डिफिकल्ट है कि आपको वर्ड्स भी ज़्यादा लिखने हैं, ज़्यादा स्पीड से भी लिखने हैं, और जब आप उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, टाइप करेंगे, तो टाइप में भी आपको कम समय मिलेगा, है ना। तो फिर बाद में जब आपको ग्रेड पे मिलेगी तो ग्रेड पे भी अच्छी मिलेगी, है ना। तो ग्रेड सी डेफिनेटली ग्रेड डी से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इन सब पैरामीटर्स की वजह से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो एसएससी ने इसमें डाली है, वो ये है कि आप चाहे इंग्लिश का अटैम्प्ट करें या हिंदी का अटैम्प्ट करें, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन होने के बाद में आपको दूसरी लैंग्वेज की स्टेनोग्राफी भी सीखनी होगी। अगर इंग्लिश वाले हैं तो आप हिंदी वाली भी सीखनी होगी। प्रोबेशन में कभी भी आपसे टाइप करवाई जा सकती है, अगर आप नहीं करते हो तो आपका प्रोबेशन आगे खिसक जाएगा। अभी नहीं है, जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम तो आपका दोनों में से एक ही लैंग्वेज में होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो इंग्लिश का स्टेनोग्राफर हूँ, मैं हिंदी में टाइप या हिंदी में स्टेनोग्राफर नहीं करूँगा। आपको दोनों के लिए तैयार रहना होगा, कम से कम एसएससी ये कहता है। जनरली ऐसा प्रैक्टिस में नहीं होता है, लेकिन अगर अधिकारी आपका चाहे और वो करवा सकता है और आप नहीं करते हैं तो आपका प्रोबेशन आगे भी खिसक जाता है। फिलहाल इन चीज़ों के बारे में मत सोचो, ये सिर्फ FYI है, सिर्फ जानकारी के लिए है। फिलहाल तो आप एक पे कंसंट्रेट करो, इंग्लिश पे या हिंदी पे कंसंट्रेट करो, जिस पे भी आप पहले से कर रहे हो, और वो भी छोड़िए। फिलहाल तो आप सबसे पहले रिटर्न की तैयारी कीजिए। रिटर्न के साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो शाम या सुबह एक डिक्टेशन लिख लीजिए, ताकि आपकी डिक्टेशन भी प्रैक्टिस में रहे। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पूरा कंसंट्रेशन अभी रिटर्न के लिए कीजिए और एक डिक्टेशन कभी भी छोटी मोटी सुबह शाम कर लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। अब हम लोग अभी से एसएससी के लिए नई डिक्टेशन सीरीज चालू कर रहे हैं। उसमें एसएससी के पुराने जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं स्टेनोग्राफी के, उनको देखते हुए, उनके पैटर्न को स्टडी करते हुए ही डिक्टेशन डालेंगे। तो आई एम श्योर आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको लगे कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो आई होप आप सभी लोग स्टेनोग्राफर बने और कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिस में आपसे मुलाकात हो। मेरे ऑफिस में कभी आप आएँ, आपके ऑफिस में मैं जाऊँ। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टू अस।